Hello everyone, a very warm welcome to Daksh, a one stop solution to your academic courses. Hope you all are doing well. If you are new to my channel, do not forget to subscribe it and press the bell icon to get all the notifications of my latest video first. You are with Shubhendu and I will explain you the topics in such a manner that you will never forget the topics as I relate the topic with present situations and circumstances. So, without any further delay, let's begin. The topic for today is microeconomics. So, let's begin with the topic microeconomics. माइक्रो को देखने से पहले एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली होता क्या है। देखिए, आपके घर में जो खर्चे होते हैं वो ओवरऑल जो खर्चा है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में आप समझ सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं और एग्रीगेट लेते हो सारे कंपोनेंट्स का। लाइक उसमें हो सकता है कि मेड के खर्चे, फिर रिचार्जेस का खर्चा, ग्रॉसरी बिल, ठीक है, देन सर्वेंट्स हो गए, फिर ड्राइवर हो गया, ये जितने भी खर्चे हो गए ये सबको जब आप एडअप कर देते हो तो वो आपका जो एक्सपेंस हो गया वो टोटल एक्सपेंस हो गया, वो मैक्रो सेंस में आ जाता है। बट जब आप माइक्रो सेंस में लेते हो, आप एक चीज़ कि ग्रॉसरी में कितना आया, ग्रॉसरी का कितना बिल हुआ, या फिर आपने पेपर वाले को कितना बिल पेमेंट किया, ये जो छोटा कंपोनेंट है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में आप समझ सकते हो। ये एग्जैक्ट तो नहीं बट एक ओवरव्यू, एक सेंस आपको दे सकता है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो एक छोटा पार्ट है, बट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक बड़ा पार्ट होता है, इन लार्ज पार्ट होता है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। द वर्ड माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस मीनिंग स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमी का जो वर्ड माइक्रो है वो एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विथ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। माइक्रो इकोनॉमी जो होता है वो स्मॉलर सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी को कैटर करता है। माइक्रो इकोनॉमी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स सच एज कस्टमर, रिसोर्स ओनर्स एंड फर्म्स। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है, एक इंडिविजुअल स्मॉल यूनिट या स्मॉल बिहेवियर्स को कैटर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बिज़नेस है, बहुत सारे बिज़नेस होते हैं, उसमें से एक बिज़नेस, उसमें से भी अगर आप निकाल लो कि आपने सैलरी कितना दिया, तो वो जो एक स्मॉल पार्ट हो गया, वो सैलरी आपने कितना पेमेंट किया है वो आपका माइक्रो हो गया। सेम वे अगर आप लेते हो कि स्टील, ओवरऑल इंडिया में जो स्टील इंडस्ट्री है उनका ओवरऑल सैलरी कितना है, ये जो हो गया ओवरऑल सारे जो स्टील कंपनीज़ का सैलरी पेमेंट, वो हो गया आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर आपने एक कंपनी ले लिया टाटा स्टील और उसका एम्प्लॉयज़ का सैलरी, तो ये आपका जो हो जाता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है, स्मॉल पोर्शन को कैटर करना। ठीक है, it is also known as price theory since its major subject matter deals with the determination of the price of the commodities and factors। जो माइक्रो इकोनॉमी है वो बेसिकली जो होता है वो डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, ये सब में कैटर करता है, मतलब छोटे छोटे चीज़ों पे वो ध्यान रखता है। इकोनॉमी एज अ होल नहीं, वो नहीं देखता है कि एक पूरे कंट्री का डिमांड कितना है, वो चीज़ नहीं देखता है। एक बिज़नेस यूनिट का कितना डिमांड है ये चीज़ वो देखता है। ठीक है, सो हम इसे प्राइस थ्योरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बेसिकली जो है प्राइस पे वर्कआउट करता है। और हमें प्राइस क्यों रिक्वायर्ड होती है, प्राइस हमें प्रॉफिटेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड होती है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए होती है। प्राइस ही जो होता है वो प्राइस ही मेन होता है जो डिटरमाइन करता है कि आपका बिजनेस कितने में आगे उसे सेल करेगा। प्राइस हम जो रॉ मटेरियल हम किसी से ले रहे हैं वो कितने प्राइस में हम ले रहे हैं, हम कितने में उसे प्रोसेस करेंगे, कितना मार्जिन अपना रखेंगे ताकि हम आगे उसे सेल आउट करेंगे। इस वजह से जो है माइक्रो इकोनॉमिक को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि जो प्राइस है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज़ बोथ
थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस। माइक्रो इकोनॉमी जो है वो बोथ थियोरेटिकल मतलब थ्योरी वे में और प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन में, जब आप डिमांड फोरकास्ट करोगे कि आपका कितना डिमांड है, आपका कितना डिमांड बढ़ा है या घटा है, इलास्टिसिटी जब देखोगे, तो ये जो है जब कैलकुलेशंस के पार्ट में आ जाते हो तो आपका वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो जाता है। थियोरेटिकल एस्पेक्ट में आप ये देखते हो कि हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं, हमें कौन सा चीज़ मैन्युफैक्चर करना है, क्या हमें लेबर लेके मैन्युफैक्चर करना है या हम लोग मशीन से मैन्युफैक्चर करें, हमारा बजट क्या है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, सॉरी हमारा बजट जो है ये हमारा प्रैक्टिकल सेंस में आता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी था, जो लाइक सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हैं, ये सब जो चीज़ें हैं हमारा थियोरेटिकल एस्पेक्ट में आता है। अब देखते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंस क्या क्या है। सबसे फर्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज विच enhances productive efficiency and results in gathers social welfare। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है जो कि गवर्नमेंट लेती है, वो देखती है कि मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई है वो कैसा है। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो लोगों के पास चॉइसेस ज़्यादा होगा वो सामान को परचेज़ करने के लिए। जो प्राइसेस होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा देन दोज प्रोडक्ट्स विच आर स्केर्स। अगर देख रही है गवर्नमेंट की नहीं, कोई प्रोडक्ट का डिमांड तो बहुत ज़्यादा है एंड प्राइस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अगर उस चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा है, वो किस वजह से उसका प्राइस ज़्यादा है? क्या उसमें टैरिफ्स ज़्यादा लगे हुए हैं? अगर उन टैरिफ्स को रिड्यूस कर दिया जाए तो वो प्रोडक्ट्स जो है चीपर प्राइस में ईजिली अवेलेबल होगा और सोसाइटी को वेलफेयर में बेनिफिट होगा। ठीक है। सेकेंड, माइक्रोइकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स द वर्किंग ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी where individual units are free to take their own decision। सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी समझते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी होता है जहाँ पर जो ड्राइवर्स होते हैं डिमांड और सप्लाई के, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहता है, वो प्राइवेट प्लेयर्स के कंट्रोल में रहता है। ठीक है। तो जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो ही डिटरमाइन करते हैं कि प्रॉफिट कितना रखना है, मार्जिन कितना रखना है, कितना रेट, कितना प्रोडक्शन करना है। ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो प्राइवेट प्लेयर्स डिसाइड करते हैं। उनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना उनका मेन मोटिव होता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक्सप्लेन करता है कि कौन से जो कस्टमर है उनको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या चीज़ प्रोड्यूस करना है इन कस्टमर्स के लिए। ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें बतलाती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब्स हाउ इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी इंडिविजुअल यूनिट्स अटेन इक्विलिब्रियम पोजीशन। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ फ्री एंटरप्राइज यूनिट का बताता है। फ्री एंटरप्राइज यूनिट क्या होता है? ऐसा मार्केट जहाँ पर जो कंट्रोल होता है डिमांड और सप्लाई प्राइसेस का, वो फ्री होता है, गवर्नमेंट के हाथों में नहीं, वो मार्केट के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होता है और वो फ्री होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये उसमें पता चलता है अगर वो फ्री है, मार्केट के बेसिस पे है, तो उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन जानने में हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा डिमांड होगा, कितना ज़्यादा सप्लाई होगा कि वो अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस, अटेन कर पाएगा। अब देखते हैं अगले सेट ऑफ इम्पोर्टेंस। तो इसमें सबसे पहला जो है, गवर्नमेंट इज़ फॉर्मुलेटिंग करेक्ट प्राइस पॉलिसी। मतलब जो है ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये हेल्प करती है गवर्नमेंट को प्राइस पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करने के लिए। जी हाँ, ये एकदम सही है। कैसे? जब गवर्नमेंट क्या देखती है, कौन से प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा है, किस प्रोडक्ट का सप्लाई ज़्यादा है। अगर जो चीज़ का डिमांड ज़्यादा है, क्या वो इंडिया का मैन्युफैक्चर्ड है या वो बाहर से मंगवाया जा रहा है या बाहर की कंपनी को बेनिफिट हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अगर देख रही है कि
वो प्रोडक्ट जो है वो इंडियन कंपनी भी बना रही है और बाहर की कंपनियां भी बना रही है, बट बाहर की कंपनियां क्योंकि टैक्सेस कम है इस वजह से उनको बेनिफिट हो रहा है और वो इंडिया में उन प्रोडक्ट को डंप किए जा रही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन पे टैक्सेस लगाती है ताकि जो फॉरेन कंट्रीज़ जो प्रोडक्ट इंडिया में बेची है उनका कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। अब जब प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि इंडियन कस्टमर्स जो होते हैं वो प्राइस सेंसिटिव होते हैं, जो कम प्राइस के होंगे उन्हीं चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, तो हमारे इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं, सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उनको वो परचेज़ करेंगे। इस तरीके से क्या होता है, हमने डिमांड को देख के पता लगाया कि हाँ कैसे हमें मैनिपुलेट करना है प्राइस को। सेकेंड अगला है, इट हेल्प्स इन एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू द एंटरप्राइज। देखिए, एक जो एंटरप्राइज होता है, जो वो रिसोर्सेज लेता है वो गवर्नमेंट से ही रिसोर्सेज लेता है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट से, जैसे कोल है, कोल कोई कंपनी का कोल नहीं होता है, वो क्या होता है, वो सरकार का होता है। सरकार उस कोल जो ब्लॉक है उसको वो ऑक्शन करती है और उस कंपनी को कुछ टाइम पीरियड के लिए उसे यूज़ करने देती है। तो जो कंपनी है उसके लिए बहुत अच्छा ह्यूज अमाउंट देती है गवर्नमेंट को एज रॉयल्टी। तो अब क्या होता है, जो एंटरप्राइज रहती है ना, वो रिसोर्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करती है ताकि जो वो अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर रही है वो उसे कवर अप कर सके अपने प्रोडक्ट को बेच के। अगला है, इट हेल्प्स बिजनेस इकोनॉमिक्स टू मेक कंडीशनल प्रेडिक्शन एंड बिजनेस फोरकास्ट। एक बिजनेस जो है वो अपना खुद का डिमांड देखता है, सप्लाई देखता है, देन वो मार्केट को उसी डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग स्टडी करने का कोशिश करता है कि क्यों मेरा प्रोडक्ट जो है सेल नहीं हो पा रहा है, इस प्रोडक्ट का डिमांड क्यों ज़्यादा नहीं है, क्या इसका प्राइसेस हमने ज़्यादा रखा है, क्या इसका स्पेसिफिकेशन सही नहीं है मार्केट के अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, वो अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर चेंजेस करता है ताकि जो डिमांड और सप्लाई का गैप है या डिमांड और प्राइस के अकॉर्डिंग जो गैप है वो उसे मैच कर पाए और वापस से अपने प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश कर पाए। एंड ऑल्सो कि वो फोरकास्ट कर पाए कि ठीक है, अभी तो हमसे ये गलती हो गई है, नियर फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो, और वो फोरकास्ट कर पाए कि हाँ आज हमारा डिमांड इतना है, अगर हम इसके प्राइसेस में थोड़ा सा कमी कर देते हैं तो नियर फ्यूचर में हमारा जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड बढ़ सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपना जो सप्लाई चेन है उसे रैंप अप करना पड़ेगा, उसे बढ़ाना पड़ेगा। और अगला जो है, इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन गेन्स फॉर ट्रेड, डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजिशंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट। ये बेसिकली जो है ये बोल रहा है कि हम लोग डिमांड सप्लाई से ये भी फोरकास्ट कर सकते हैं कि हमें कितना गेन हुआ ट्रेड में, हम कहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है वो कहाँ लैग कर रहा है, और कहाँ पर हम अपना जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स है उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। ये जो सब चीज़ है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर ही आ जाता है। ये छोटे छोटे पार्ट हैं कि हम लोग ओवरऑल जो है अपने बिजनेस के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, बट हम लोग इसमें इकोनॉमी एज अ होल नहीं फोकस कर रहे हैं कि अरे अपने इकोनॉमी में ये चीज़ का कमी है, अपने इकोनॉमी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, बट ये चीज़ हम लोग को अवॉइड करके हम लोग अपने बिज़नेस पे फोकस कर रहे हैं और देखते कि हमारे बिज़नेस में कौन सा चीज़ का शॉर्टेज है, कहाँ हम उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, इन चीज़ों पे हम लोग फोकस कर रहे हैं ज़्यादा। तो होप आपको जो 7 इम्पॉर्टेंस थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के वो क्लियर हो। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है किसी भी पॉइंट में, किसी पॉइंट को अगर और सिंप्लीफाइड वे में आपको समझना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि कौन से पॉइंट में आपको डिफ़िकल्टीज़ है। मैं कोशिश करूँगा कि उस पॉइंट को और अच्छी तरीके से क्लैरिफाई करूँ और विथ एग्जाम्पल आपको मैं उसे अच्छे तरीके से बता सकूँ। Thank you for watching this video. Do subscribe and press the bell icon to get the notification first. Stay tuned for my next class. For then, stay home, stay safe. Thank you.